So good morning everyone. Last lecture we have completed discussion about कौन सा टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमने बहुत सारा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट में देखा था, सबसे पहले ऑर्स्टेड था जिसने ये बात हमें एक्सप्लेन की थी कि बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चार्ज अगर मोशन में सेट होता है या फिर कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो वो क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसका नेचर ऑल टुगेदर सिमिलर होता है एज दैट ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। फिर ये बेसिक आइडिया बोलने के बाद फिर आगे जाके हमें ऑर्स्टेड एक्सप्लेन करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन करंट के ऊपर डिपेंड करती है एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। एंड थर्ड केस में हमें मालूम हो गया था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। उसके बाद में हमने देखा था कि ऑर्स्टेड ने उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बायोट सावर्ट या फिर लैपलेस आते हैं एंड आगे हमने पढ़ा था बायोट सावर्ट्स लॉ या फिर लैपलेस लॉ। तो ये बायोट सावर्ट्स लॉ या फिर लैपलेस लॉ एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कंडक्टर के सराउंडिंग में अगर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। फिर हमने उसके एप्लीकेशंस देखे थे स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, है ना, सर्कुलर आर्क के लिए, सर्कुलर कॉइल के सेंटर के लिए, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर, ये सारे एप्लीकेशन में हमने फॉर्मूला मिला, वहां से हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए वही राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते थे, उससे रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन हमने लास्ट वीक में किया था। आगे बढ़ गए तो हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था दैट वाज एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड पहला ही स्टेटमेंट हमने लिखा था इट्स ए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। मतलब एम्पियर्स लॉ में कुछ अलग हमें नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो बायोट सावर्ट ने बोला था, बस थोड़ी सी सिंप्लीफाइड मेथड थी और वहां पे भी हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करते थे। फिर वहां पे बस हमें एक कंडीशन, एक लिमिटेशन मेंटेन करना पड़ता था जो सिमिलर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम की तरह। कौन सा, जैसे कि गॉस थ्योरम ने बोला था कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉस ने बोला था कि सारे चार्जेस को एक सरफेस ने एनक्लोज करना चाहिए तभी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। उसी तरह से एम्पियर ने बोला था कि जिस सरफेस के ऊपर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है उस सरफेस ने कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज करना चाहिए, और वहां पे हमने कंडीशन कंसीडर की थी कि अपवर्ड आने वाला करंट पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड जाने वाला करंट नेगेटिव लेंगे। फिर उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन हमें मिला था इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। फिर वहां पे हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए b को रिप्लेस किया था बाय म्यू नॉट इनटू h, और वहां पे h का मतलब था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसको रिप्लेस करने के बाद हमें जो एक्सप्रेशन मिला था इंटीग्रेशन ऑफ h वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू i, उसको हमने mmf ऐसे भी बोला था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। फिर अगेन उसी तरह से जैसे बायोट सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन थे, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन देखे, उसमें पहले स्ट्रेट कंडक्टर था, फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग सिलेंडर आ गए, सिलेंडर में भी एक हॉलो सिलेंडर था, एक सॉलिड सिलेंडर था, हॉलो सिलेंडर में भी एक थिक सिलेंडर था, एक थिन सिलेंडर था। उसके बाद में सेम केस सोलेनॉइड के लिए देखी, सेम केस टोरॉइड के लिए देखी, एंड ये सारे एप्लीकेशन जो है हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू किया था जिसमें हमने देखा था मोशन ऑफ ए चार्ज इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और वहां पे हमें क्लियरली मालूम हो गया था कि कोई भी चार्ज अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होता है विच इज गिवन बाय F इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी F इक्वल्स टू QVB sin थीटा। वहां पे हमने देखा था कि अगर थीटा 0 या फिर 180 होता है, यानी कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है। फिर हमने कुछ कंडीशंस देखी थी कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो, उसके लिए कुछ कंडीशन थी। देन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, वहां पे एक कंडीशन थी, एंड ये मैक्सिमम मिनिमम छोड़ के उसके बाद में कितना फोर्स एक्ट होगा वो भी हमने कैलकुलेट किया था। वहां पे मालूम हो गया हमें कि अगर पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स मैक्सिमम है तो वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव होता है, एंड उस केस में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में एंड एंगल अगर 0 180 90 छोड़ के तो वो हेलिकल पाथ के ऊपर मूव होता है। उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले की लिस्ट अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, एंड इसी π/2 एंगल से चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, इस कंडीशन का एप्लीकेशन हमने देखा था साइक्लोट्रॉन में। तो साइक्लोट्रॉन मतलब एक डिवाइस था जिसका काम है चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना, उसकी वेलोसिटी बढ़ाना, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव करना। ठीक है, इतनी बातें अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, याद है सबको? यस सर।
सेम पार्ट के ऊपर सब लोगों ने होमवर्क भी कंप्लीट किया है, उसके बाद में टेस्ट भी असाइन हो गई थी, कुछ लोगों ने टेस्ट दी है, कुछ लोगों की पेंडिंग है, आपको इवनिंग तक टाइम है ना, उसके ऊपर टेस्ट आपको देनी है। देन अगेन ये टेस्ट होने के बाद इवनिंग में मैं आज और एक टेस्ट असाइन करने वाला हूं, ठीक है। सो आज हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के अबाउट, जिसमें हमें क्या करना है, फिर से नई कंसेप्ट नहीं देखनी है, इसी चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कशन करना है कि जैसे ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करता था, वो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुके थे। वही चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो कैसे मूव करेगा, वो हमने इस टॉपिक के लास्ट लेक्चर में देखा है। तो अब के केस में, अब के लेक्चर में हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमें देखना है मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड बोथ इलेक्ट्रिक as well as and magnetic field, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अब की केस में हम चार्ज को भेजने वाले एक फील्ड में, लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं कि बेसिकली अगर चार्ज, एक मिनट, इससे पहले अपन देख चुके हैं कि अगर चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना है, अगर चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना है। लेकिन अब की केस में क्या होगा, जहां पे चार्ज एंटर कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन वहां पे हो रही है तो हमें मालूम है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना था, ये था F वेक्टर इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू Q इंटू E वेक्टर, ठीक है ना। अभी 2-3 टॉपिक हो गए तो शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये फोर्स हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होता है या फिर रेस्ट में होता है या फिर कहीं पे भी होता है तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स होता है Q इंटू E वेक्टर, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यस सर। एट द सेम टाइम यहाँ पे चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा वो बनेगा Fm वेक्टर, और ये फॉर्मूला हम लास्ट लेक्चर में देख चुके, कितना होता है ये फोर्स, QVB, Q इन ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इंडिपेंडेंट होती तो एक्ट होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंडिपेंडेंट होती तो एक्ट होता, लेकिन अब हम ऐसा स्पेस बना रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और उस दोनों फील्ड के जो स्पेस में चार्ज एंटर करेगा तब चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा विच इज गिवन बाय, उस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन होगा F वेक्टर इक्वल्स टू F फॉर इलेक्ट्रिक प्लस M फॉर मैग्नेटिक। यानी कि वहां पे साइमल्टेनियसली चार्ज के ऊपर दोनों फील्ड की वजह से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, इसलिए नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे दोनों फोर्सेस की क्या करनी पड़ेगी, सम करनी पड़ेगी। अगर इनकी सम करनी है तो इनकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है कि F वेक्टर इक्वल्स टू बनेगा Q इंटू E वेक्टर प्लस Q इन ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कुछ नहीं किया मैंने, पहले जो मेरे पास फॉर्मूले थे एज इट इज वहां पे पुट कर दिए। अब अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे मालूम होगा कि F वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, दोनों में एडिशन है, तो Q को अपन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये बनेगा एक्सप्रेशन, किसके लिए एक्सप्रेशन, फोर्स acting on a charged particle when it enters inside external as well as magnetic field। दोनों फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है लेकिन दोनों फील्ड जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है, तब उस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है वो होता है F इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट ऑफ E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। एंड इस तरह की सिचुएशन का हमें सबसे पहले जो आइडिया है वो दिया था, एक्सप्लेन किया था बाय
एच सी ऑर्स्टेड, सॉरी एच से ऑर्स्टेड नहीं, एच ए लोरेंस, किसने दिया था? एच ए लोरेंस, और इसलिए इस फोर्स को बोला जाता है एज ए लोरेंस फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें एक्सप्लेन किया था इस फोर्स के अबाउट बाय अ साइंटिस्ट, कौन था? लोरेंस। इसलिए हम इस फोर्स को क्या बोल रहे हैं? एच ए लोरेंस का फोर्स, यानी सिंपली लोरेंस फोर्स। क्लियर है सबको? यस सर। दिख रहा है बोर्ड पे? लोरेंस sir. फोर्स। फोर्स कट झालं. थोड़ा सा ठीक है, फोर्स से आगे ये लोरेंस है एंड आगे क्या है? फोर्स। क्लियर? यस सर. ठीक है, तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर इस तरह का फोर्स एक्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस. ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो डिफरेंट केसेस होगी। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो एंटर करते टाइम चार्ज पार्टिकल फील्ड को पैरेलल आ सकता है, फील्ड को एंटी पैरेलल आ सकता है, या फिर परपेंडिकुलर आ सकता है, या फिर कोई भी एंगल बना के आ सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे कुछ सिचुएशन डिस्कस करेंगे। वहां पे फर्स्ट केस अपन देख रहे हैं, केस फर्स्ट, अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है पैरेलल और एंटी पैरेलल टू कोलिनियर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दी है, दोनों फील्ड कैसी है? पैरेलल और एंटी पैरेलल. नहीं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर है, मतलब सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। लेकिन Yes, जो sir. चार्ज पार्टिकल आने वाला है वो एक तो पैरेलल आ रहा है, नहीं तो एंटी पैरेलल आ रहा है। क्लियर? यस सर. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमें मालूम है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in a magnetic field parallel और एंटी पैरेलल। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 और थीटा इज इक्वल्स टू 180, इतना एंगल बना के अगर एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्ट होने वाला फोर्स विल बिकम 0. क्यू, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 0 साइन 0 0, एवरीथिंग विल बिकम 0। क्लियर? यस सर. एट द सेम टाइम देखो, अगर बात इलेक्ट्रिक फील्ड की करेंगे तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो अगेन कितना होगा? फोर्स विल बी Q into E. 0 होगा या Q इंटू ई होगा? Q into E होगा. हाँ, Q into E. वाई 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिलेटेड एक्सप्रेशन में कहीं पे भी साइन थीटा की बात ही नहीं है, कॉस थीटा की बात ही नहीं है। मतलब ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा एंड ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा वो बनेगा Q इंटू ई वेक्टर। क्लियर? यस सर. चलो, अब ये इतना डिस्कस करने के बाद यहाँ पे हमें मालूम हो गया कि बेसिकली जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने वाला है तो वो एंटर करने के बाद अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल एंटर करेगा तो उसके ऊपर ओनली फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा। जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कोलिनियर है उनके पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो ये डिस्कशन हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा, यानी उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स है एफ नेट वेक्टर वो बनेगा एफ फॉर इलेक्ट्रिक वेक्टर और वो रहेगा क्यू इंटू ई वेक्टर। लेकिन हमें मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए,
अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन मिलता है q इंटू ई डिवाइडेड बाय m। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए डायरेक्शन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ collinear electric and magnetic field, it get accelerated by virtue of only electric field, and acceleration of that charged particle is given by q into e upon m. Clear? Yes, sir. Where q is the charge, Magnitude of charge, e is the electric field, intensity, m is the mass, इसका मास, चार्ज का, चार्ज पार्टिकल का या फिर चार्ज का मास। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, डिपेंड करेगा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है कि बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पे दी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सिमिलर है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है, एंड यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज अगर फील्ड में एंटर कर रहा है, कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पैरेलल एंटर कर रहा है, तो मुझे बोलो ये प्लस क्यू की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? देखो यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे सारे कौन से चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन रहेगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, एंड ये माइनस क्यू उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, ये प्लस क्यू ट्रैवल करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस, यानी यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? यस सर। ओके सॉरी, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। हाँ, तो प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेलरेट होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो हमें किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर बोला है कि चार्ज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था तो एनी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिलेगी q इंटू ई डिवाइडेड बाय m इंटू टी। क्लियर है? सेम एक्सप्रेशन अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ड्रिफ्ट में भी पढ़ चुके हैं, याद है क्या ये? यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कि बेसिकली अगर ये प्लस क्यू की जगह पे सेम केस है और ये चार्ज बन गया माइनस क्यू, तो वहां पे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? कम होगी, डिक्रीजेस। व्हाई? क्योंकि ये स्पीड में एंटर तो करेगा, लेकिन जैसे इसने एंटर किया, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस क्यू चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू रिपेल करेगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सेलरेशन का नहीं, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसको अपन रिटार्डेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसेलरेशन बोलेंगे। और वहां पे वेलोसिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड वो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करनी है तो हमें v इज इक्वल्स टू यू माइनस क्यू बाई ई अपॉन एम इंटू टी, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। ओके? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक केस हो गई कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है
मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम केस रिलेटेड नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें देखना है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मेनी टाइम्स, मतलब एक ईयर छोड़ के दूसरी ईयर में ऐसे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, उसकी कंडीशन हम यहाँ पे डिराइव करने वाले। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं कि कंडीशन जिसमें नो फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो सेकंड केस यहाँ पे आ रही है, केस 2, कि नो नेट फोर्स acts on a particle in magnetic and electric field। मतलब एक सिचुएशन है जहां पे इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों फील्ड एग्जिस्ट है, और ये दोनों फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा तब हमें कंडीशन फाइंड करनी है। अब देखो बाकी कंडीशन मेंटेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है और उसको सर्टेन वेलोसिटी भी है, लेकिन हमें ये सिचुएशन चाहिए कि उस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही ना हो, मतलब जिस स्पीड से वो आ रहा है उसी स्पीड से वो जाना चाहिए। मतलब कि हमें मालूम है कि जब भी ऐसा चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर दोनों भी फोर्सेस एक्ट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन चाहिए कि जहां पे इनकी नेट सम 0 बननी चाहिए। स्टेटमेंट में जो था मैंने वही इक्वेशन में लिखा है, क्लियर हो रहा है दोनों? यस सर। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि एफ मैग्नेटिक जो है वो होता है क्यू इन ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस ये इलेक्ट्रिक होता है Q इंटू ई वेक्टर। अब ये इक्वल टू बन रहा है 0, ये भी क्लियर है? यस सर। अब मैं अगर दोनों में से Q को कॉमन ले लूंगा और उधर भेज दूंगा तो ये बनेगा 0 अपॉन Q, 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बन रहा है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस E वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इस तरह की सम 0 हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी E वेक्टर इज इक्वल्स टू है माइनस ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस तरह की सिचुएशन अगर है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 0 बनता है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि E वेक्टर इज इक्वल्स टू ये बनेगा B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। क्या किया मैंने? देखो सिंपली V एंड B को इंटरचेंज किया और वहां पे माइनस साइन था उसको प्लस बना दिया। अब ऐसे क्यों किया? कौन बोलेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन होगा? उसका रीजन ये है कि हमें मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे फॉलो नहीं करता ये लॉ। यहाँ पे क्या होता है? ये माइनस होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में जो वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होती है। इसलिए मैंने बस क्या किया, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो अपवर्ड एक्ट होता था इसलिए माइनस है, उसको उल्टा किया और ये माइनस का साइन प्लस हो गया। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे E वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस V वेक्टर है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो E वेक्टर है मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, क्योंकि देखो B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में आने वाला वेक्टर होता है वो B एज वेल एज V इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहां पे B एंड V को E जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। ओके? यस सर। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये E वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर है तो उस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 बनेगा। ये कंडीशन होती है when electric as well as magnetic fields are perpendicular to each other. Okay? यस सर। अब उसी तरह से हमें जो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मिला था वहां पे हमें मालूम है कि नेट फोर्स 0 कब होगा? जब F इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू F मैग्नेटिक होगा। अगर डायरेक्शन को कंसीडर मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं तो F इलेक्ट्रिक मस्ट बी इक्वल टू F मैग्नेटिक होगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि Q इंटू ई इज इक्वल्स टू Q इंटू V इंटू बी।
तो यहाँ पे क्यू क्यू कैंसल होगा एंड इस केस में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सप्रेशन मिलेगा E अपॉन बी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेनेवर इट इंटर्स इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस केस में चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी v इक्वल्स टू E अपॉन बी। अब तक के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये देख लो, सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है एंड इसको छोड़ के और एक केस हम देखेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैरेलल है। केस नंबर 3, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड जो v आ रहा है वो थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड 180, ये दोनों एंगल छोड़ के कोई भी एंगल से एंटर कर रहा है। समझ लगे अच्छी मीनिंग? क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन चार्ज जो एंटर कर रहा है वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल छोड़ के कोई अदर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। तो अगर इस तरह से चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों डायरेक्शन को छोड़ के अगर इस फील्ड में एंटर करता है तो उस केस में ये जो चार्ज पार्टिकल होगा यहाँ पे ऐसे होगा, ये v वेक्टर यहाँ पे, सॉरी E वेक्टर यहाँ पे एंड B वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में क्योंकि पैरेलल है, और ये जो वेलोसिटी होगी वो इस तरह से थीटा इतना एंगल बना रही है जो 0 एंड 180 को छोड़ के कोई भी है। कहाँ पे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में जो है ये चार्ज पार्टिकल अगेन हेलिकल पाथ फॉलो करता है विथ वेरिंग रेडियस। ठीक है, यहाँ पे हेलिक्स जो था मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर करने के बाद उसी तरह का हेलिकल पाथ ये फॉर्म करता है, लेकिन वहां पे रेडियस एंड पिच कांस्टेंट था, यहाँ पे रेडियस एज वेल एज पिच दोनों भी क्या होते हैं? वेरी होते हैं। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि बेसिकली ये वेलोसिटी का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये v cos थीटा होगा, अगर वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो v sin थीटा होगा। मतलब उसी तरह की केस है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है वो कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? u cos थीटा यूज करना पड़ेगा। अगर वर्टिकल के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो कौन लेना पड़ेगा? ये u sin थीटा लेना पड़ेगा। बाकी पूरे एक्सप्रेशन सेम रहेंगे। अब मुझे बोलो इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन कितना रहेगा? एक्सेलरेशन रहेगा F इलेक्ट्रिक अपॉन m, दैट इज Q इंटू E डिवाइडेड बाय m। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एबिलिटी नहीं है चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना। ठीक है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का पार्ट चेंज कर सकती है, लेकिन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज ऑकर नहीं होता है। क्लियर सबको? क्लियर? यस सर। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज, जहां पे हमने देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जो था उससे रिलेटेड का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो इसी से रिलेटेड होगा, बस वहां पे एक छोटी सी रिप्लेसमेंट होगी। अब तक जो चार्ज हुआ करता था अगर वो चार्ज को रिप्लेस करके हम कंडक्टर कंसीडर करेंगे जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट हमें यहां पे लिखना पड़ेगा फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर CCC इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक कंडक्टर होगा और उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब सिचुएशन क्या है, देखो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपको दी है L और इसमें से I इतना करंट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ थीटा इतना एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, देखो कि हमें मालूम है कि कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, मतलब एक्चुअल में कौन फ्लो होगा?
चार्ज ही फ्लो होगा ना, Charges. करंट फ्लो होगा Yes, sir. मतलब कौन फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो चार्ज इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा था उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स था Q इन ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे हमें मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ L है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो भी कितना रहेगा, L वेक्टर अपॉन dt रहेगा। dt इज द टाइम इंटरवल, जितने टाइम में चार्ज L इतने लेंथ में से पास हो रहा है। सिंपली वेलोसिटी का फॉर्मूला ही है। क्लियर? Yes, sir. अगर इसको मैं अबव एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो F वेक्टर बनेगा ये Q इंटू L वेक्टर अपॉन dt क्रॉस B वेक्टर। अब मैं एक छोटी सी अरेंजमेंट करूंगा, मल्टीप्लीकेशन ही है, तो इस dt को L के नीचे से हटा के Q के नीचे लिख दूंगा, और ये छोटा सा इसलिए dq बोल सकते हैं इसको। क्लियर? Yes, sir. बट dq बाई dt होता क्या है? I. हाँ, I. I, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट। यानी सेम एक्सप्रेशन हमें मिलेगा F वेक्टर इज इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। फिर से दो वेक्टर क्वांटिटी के बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा F इज इक्वल्स टू I L B sin Sin theta, theta. I L B sin theta, where I is the Current. current flowing through the conductor, L is the Length of the conductor. length of the conductor inside magnetic field, B is the Magnetic induction. मैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी गुड। अगेन इस फोर्स की डायरेक्शन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स Left hand rule. क्या होता है, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर अगर रख देंगे तो FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी फोर्स करंट नहीं, फोर्स मैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट, फोर्स मैग्नेटिक इंडक्शन करंट, फोर्स मैग्नेटिक इंडक्शन करंट। यानी अगर करंट की एंड मैग्नेटिक इंडक्शन की, करंट की एंड मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन अगर मालूम है तो दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन एक्ट होता है, फोर्स एक्ट होता है। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, लेकिन है स्टेटमेंट कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? Fleming's left hand rule. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सेम केस आएगी कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 है या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 180 है, इसका मतलब कि कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, तो उस केस में एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स है वो बनता है 0, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा वाला एक्सप्रेशन है। क्लियर? Yes, sir. उसी तरह से अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 90 होता है तो उस केस में जो फोर्स है वो रहेगा मैक्सिमम, एंड ये मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, ILB. I इंटू L इंटू बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ही केस आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आगे जाके जब मैं टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप पढ़ाऊंगा तो उसमें हमें सेम बातों का वहां पे यूज करना है। ठीक है, सेम पार्ट हम वहां पे अप्लाई करने वाले। क्लियर? Yes, sir. बस यहाँ पे आपको स्टार मार्क करके मैं एक स्टेटमेंट लिख के देता हूं, उसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप। अब क्लोज लूप मतलब समझ में आ रहा है ना, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारे क्लोज लूप है। तो अगर ऐसा क्लोज लूप है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और वो कहां पे प्लेस किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म magnetic field will be 0. Clear? Yes, sir.
ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म चाहिए। इसकी जगह पे अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उस केस में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, लूप क्लोज्ड है, तो फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए? सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो आज जो है हमने एकदम सिंपल सिंपल से पॉइंट देखे थे। ठीक है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट एप्लीकेशन 6, उससे पहले के सॉल्व एग्जांपल, देन कंसेप्ट एप्लीकेशन 7 तक का पूरा पार्ट हमारा नहीं हुआ है, लेकिन कंसेप्ट एप्लीकेशन 7 से पहले ये पार्ट दिया है, उससे रिलेटेड के सॉल्व एग्जांपल आज आपको कंप्लीट करना है। ये आज का होमवर्क है। ठीक है, एंड दोनों भी टेस्ट आज देनी है, मॉर्निंग में असाइन की थी वो भी, और इवनिंग में और एक टेस्ट आने वाली है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट